नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में और देश में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण में यह माना जा रहा था, यह प्रचार था कि मतदान का प्रतिशत 2014 और 2019 से कम रहा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोशिश की गई कि दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत ठीक हो, पूरा प्रयास किया गया, लेकिन तब भी कम था। कल चुनाव आयोग ने पहले चरण के 11 दिन बाद एक लिस्ट जारी की है, जिसमें पहले चरण में 66.14 और दूसरे चरण में 66.71% मतदान बताया गया है। सवाल उठ रहा है कि 11 दिन बाद तक आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि चुनाव में पीठासीन अधिकारी जब अगले दिन तक ईवीएम जमा करा देते हैं, शाम तक ईवीएम जमा करा देते हैं, तो टेबुलेशन होकर अगले दिन लिस्ट फाइनल कर दी जाती है, एक्चुअल जारी कर दिया जाता है। फिर 11 दिन तक क्यों नहीं लिस्ट जारी की गई केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत? क्या इसमें कुछ लोचा है? क्या कोई शक पैदा करता है? ईवीएम सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। लेकिन प्रतिशत अचानक से बढ़ के घोषित होना क्या कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करता है? और पहले 2 चरण में उत्तर प्रदेश के बारे में क्या चुनाव का आकलन है? क्या चुनाव का भविष्य लग रहा है? 4 जून को किस तरह के नतीजों की संभावना है? इन चर्चाओं के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक एक चीज को जानने वाले, हर टीवी चैनल पे आपने इनको किसी ना किसी डिबेट में निरंतर देखा होगा, बहुत अनुभवी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है केपी मलिक साहब। आज हम चाहते हैं इन सभी मुद्दों पर इनसे सीधी बात करनी। केपी मलिक साहब हमारे बीच हैं। मलिक साहब, आपका रॉयल ब्रिटेन में बहुत बहुत स्वागत है। जी मलिक साहब, सबसे पहले तो सवाल यही कि 19 तारीख को पहला चरण हो गया, 26 को दूसरा चरण हो गया, लेकिन चुनाव का मतदान का प्रतिशत जो कि अगले दिन घोषित हो जाना चाहिए था, वो कल रात 9 बजे घोषित किया गया। क्या लगता है 11 दिन बाद कुछ गड़बड़ लगती है क्या? देखिए अनिल जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से पहले चुनाव होते थे बैलेट पेपर पे और सारी चीजें गणना होती थी, रिजल्ट भी 3-3 4 कई जगह तो 5-5 दिन लग जाते थे आखिरी रिजल्ट आने में। लेकिन हमने ईवीएम शुरू किया, ईवीएम पर तत्काल नतीजे आ जाते हैं। उसी तरह से मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम बैंकों में अगर जाएं, बैंकों में जो पिछले कुछ दिनों से ऐसी सुविधा हुई है कि हम पहले तो कंप्यूटर से नेट बैंकिंग करते थे, आजकल तो मोबाइल से ही 1 मिनट में आपको पैसे ट्रांसफर 1 लाख रुपए में कर देता हूँ, आपको भी एसएमएस आ जाएगा, मुझे भी एसएमएस आ जाएगा। तो हम तो मान लेंगे ना कि 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आ गया और मैंने भेज दिया। लेकिन मैं कल सुबह बोलूं कि नहीं अनिल जी, वो मैंने चेक जमा कराया था, वो तो बाउंस हो गया है और वो तो दोबारा कैश जमा करना पड़ेगा, फलाना करना, तो फिर ये सिस्टम क्या था जो हम रात को बात कर रहे थे? तो आप मुझे बताइए कि हर एक बूथ पे जो पोलिंग ऑफिसर होता है, एक सरकार की तरफ से एक ऐप सबको दी गई थी, उस ऐप पे आंकड़े आपको हर घंटे अपलोड करने थे। आपको भी याद होगा कि हर 2 घंटे में 3 घंटे में चुनाव आयोग भी अपनी साइड दुरुस्त कर रहा था। 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत जारी किया गया था। मैं वही आपको बात कर रहा हूं और मोटा मोटी उसमें हमने एक रफली आइडिया भी दिया था 7 बजे के भाई लगभग इतना हो गया और रात को 9 बजे तक सब तस्वीर क्लियर हो गई थी। तस्वीर क्लियर हो गई, पहले चरण में भी तस्वीर क्लियर हो गई, उसके बाद दूसरा चरण आ गया। दूसरा चरण होने के 4 दिन के बाद, पहले चरण के 11 दिन और दूसरे चरण के 4 दिन बाद आप जो है एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं जो हमारे पास पहुंचती है लगभग 9 बजे और प्रेस रिलीज का जो टाइम है वो 8:10 है। अब आप पत्रकारों को ये रिलीज भेज रहे हैं कि टोटल मतदान जो है 66% हुआ है पहले चरण में और 66% समथिंग हुआ है दूसरे, तो इस पे लोगों के कान खड़े होते हैं, ये एकाएक कैसे हो गया और ये आपको इतने दिन बाद कैसे आया, तो ये क्या मामला है? तो ये शंका के यही एक सवाल पैदा कर रहा है कि 11 दिन तक ऐसी कौन सी टेबुलेशन हो रही थी, 11 दिन तक ईवीएम जमा हो गई थी और जब लॉक कर दिया गया था, जब मतगणना केंद्र को कहा जाता सीआरपीएफ के और केंद्रीय बलों की निगरानी में सीसीटीवी, तो 11 दिन क्यों लगे? इसको लेकर आज दिन भर लोग सवाल पूछ रहे थे। देखिए सवाल तो अनिल जी बहुत सारी चीजों को लेके पूछ रहे हैं। सवाल तो कर्नाटक के जो वो
उज्जवल रेवन्ना है उसको लेके भी पूछ रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना के लिए। प्रधानमंत्री जी जब कहीं जाते हैं, किसी के मंच पे जाते हैं, किसी व्यक्ति के घर जाते हैं, या प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री रेजिडेंस पे कोई व्यक्ति आता है, तो उसकी 3 लेयर जांच होती है और उसका सारा डाटा जांचा जाता है। और मैं अभी आपको लगभग 1 साल पुरानी बात बताता हूँ। हमारे बीच के एक जर्नलिस्ट थे और उनके समाज का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा था। उसमें 6 लोगों का प्रतिनिधि मंडल था और उस पत्रकार का भी नाम उसमें था। लास्ट में एक दिन पहले उस पत्रकार का नाम प्रधानमंत्री के निमंत्रण पद से काट दिया गया। और जब पत्रकार ने पूछा कि भाई मेरा नाम क्यों काट दिया गया, तो उसने कहा नहीं नहीं, वो पीएमओ से आपकी स्क्रीनिंग हुई है तो उसमें आप वो ठीक नहीं पाएंगे, आपको हटा दो। तो और ज्यादा वो थोड़े उसमें घुसे। तो अब हम लोगों के कई जानकार भी पीएमओ होते हैं, उन्होंने कहा यार मैं पर्सनली तुम्हें बता देता हूँ, वैसे तो कुछ नहीं, तुमने कई बार जो है सोशल मीडिया पे भाजपा के खिलाफ या पीएम के खिलाफ कोई इस तरह की चीजें लिख दी है, उससे हटा दी, इतने भर से उनको हटा दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस लेवल पे प्रधानमंत्री जी के यहाँ स्क्रीनिंग होती है, तो आप प्रधानमंत्री जी के यहाँ उसकी स्क्रीनिंग नहीं हो रही जिसके यहाँ उसके पिताजी कह रहे हैं तो 4 साल पुरानी वीडियो, मतलब 4 साल से खेला चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं है। और इतना बड़ा कोई 1 नहीं 2 नहीं 2800 प्लस, मतलब 3000 के लगभग 2278 वीडियो आ गई है उसकी। हाँ, तो आप मुझे बताइए, आप वीडियो आ गई। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश है जो चल रही है। और उसका केपी भाई ये भी जानकारी है कि वहां के भाजपा के जो स्थानीय नेता है उन्होंने बाकायदा अपने आला कमान को शिकायत भी की थी कि इनके साथ गठबंधन न करें, इनकी इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। शिकायत भाजपा के सांसद और विधायकों ने भी की थी लिखित में पार्टी को। वो जो शिकायतें की थी वो मुझे मालूम है, वो प्रदेश अध्यक्ष को दी गई थी। प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी दी थी, लेकिन उनको दरकिनार इसलिए किया गया, ये कह दिया गया कि जी ये खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसको अटके, इसलिए इनका आपसी मामला है, इनका आपसी रंजिश है, इसलिए ये इनकी शिकायतें कर रहे हैं, और ये कह के उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। लेकिन मैं इसको तो अलग रखता हूं, ये तो भाजपा का, पार्टी का, सियासत का एक मुद्दा है। मैं यहाँ प्रधानमंत्री की बात करता हूं। प्रधानमंत्री अगर आपके साथ मंच शेयर करते हैं तो एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग होती है, आप ये समझ लीजिए। उसके बावजूद ये इस तरह की चीजें हो रही हैं और वो 26 तारीख को वोटिंग के तुरंत बाद निकल जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, सब सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। और मैं यहाँ कांग्रेस को कोई क्लीन चिट ये कहकर नहीं दे दूंगा कि सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही, वहां पे कांग्रेस की भी सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने भी कुछ महीनों पहले एफआईआर करके जांच क्यों नहीं शुरू कर दी, क्यों नहीं उसको रोक लिया, क्यों नहीं एयरपोर्ट पर अलर्ट किया? तो कांग्रेस भी चाहती है कि कहीं ना कहीं ये इलेक्शन के मौके पे इस पर सियासत की जाए और सियासी लाभ उठाया जाए। तो ये राजनीतिक दलों की वजह से जो चीजें हैं, जो आम आदमी का नुकसान हो रहा है, जो चीजों का नुकसान हो रहा है, उसको कौन देखे? हालांकि मोटा मोटी अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अभी आधी सीटों पे कर्नाटक में चुनाव होना है अगले फेज में। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हुआ अनिल जी, जो दबाव पड़ गया, अब ब्रजभूषण सिंह का टिकट जो लग रहा था कि आखिर में हो जाएगा, मामला पुराना हो गया, आधे लोग भूल गए, अब ब्रजभूषण सिंह का टिकट कतई नहीं होगा, क्योंकि अब ये होगा कि भाई ये मामला तो वैसे ही गर्म है और इसमें छौंक लग जाएगा। और अगर ये टिकट ब्रजभूषण का नहीं होता है, जबकि अब कल का दिन बीच में है, परसों तो नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, अगर ब्रजभूषण का टिकट नहीं होता है तो ये भी आपको मालूम है कि ब्रजभूषण अपनी आसपास की जो 7 सीटें हैं उनको प्रभावित करता है। और अगर उसने आज उसने जो है नॉमिनेशन का पर्चा भी खरीद लिया, मैं आपको बताऊं, उसको टिकट लड़ना ही है। अगर भाजपा नहीं देगी तो उसने तो बता दिया कि मैं तो मुस्लिमों के घर पे जाता रहता हूं, मुस्लिमों से तो मेरा पुराना संबंध है, मुसलमान तो मेरे भाई, और उसने मुस्लिमों का गुणगान शुरू कर दिया। तो ये क्या जताता है? ये जताता है तो मैं इसलिए, और विपक्ष ने भी अपना कैंडिडेट तो घोषित विपक्ष ने भी नहीं किया, वो भी इंतजार कर रहा है कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। तो ये तमाम चीजें, इस तरह की राजनीति चल रही है, और इस राजनीति में ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये शाम दाम दंड भेद सब चल रहे हैं। आखिर में एक छोटी सी चीज और कह के मैं खत्म करता हूं कि कल एबीपी न्यूज पे दिबांग ने अमित शाह जी का इंटरव्यू लिया। उसने 2 बार पूछा कि क्या अभी भी आप मानते हैं कि 400 पार हैं? तो उन्होंने कहा 400 पार। कितने 400 पार? 400 पार प्लस। तो उनका कॉन्फिडेंस आप देखिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉन्फिडेंस जताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है।
और बाकी अब ये भी आपको मानना पड़ेगा कि जितना एग्रेसिव होना चाहिए विपक्षी दलों को, विपक्षी पार्टियों को, वो नहीं है। ये चुनाव जनता लड़ रही है, ये चुनाव लोग लड़ रहे हैं। वो हाँ, तमाम विपक्ष मुद्दे, तो चाहे नहीं वो लड़ रहा है, आरक्षण का मुद्दा लीजिए, हाँ, चाहे आरक्षण का विपक्ष नहीं मुद्दा लड़ रहा है। लीजिए आप, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा लीजिए, चाहे किसान का मुद्दा। अब आप देखिए ना, हरियाणा में कौन चुनाव लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है। वहां किसान चुनाव लड़ रहा है। वहां जो लोकल स्थानीय लोग हैं वो नेताओं की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, घुसने दे रहे, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये चुनाव जनता लड़ रही है विभिन्न विभिन्न मुद्दों पे। जी, ये बात सही है मलिक साहब कि आप जो कह रहे हैं कि जनता लड़ रही है। अगर विपक्ष लड़ता होता तो अमेठी और रायबरेली जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर, जो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती थी, एक बार की हार के बाद कांग्रेस इतनी हताशा में कि वहां अब तक घोषित ही नहीं कर पा रही कि बहन भाई लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा। देखिए इसमें अनिल जी आज चर्चा चली है दिन भर। कांग्रेस के जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि फाइनली ये हुआ कि अमेठी से तो लगभग लगभग राहुल गांधी का फाइनल है। रायबरेली से प्रियंका गांधी का अभी फाइनल नहीं है। आज पूरे दिन आशीष कोल का नाम वहां से चला कि आशीष कोल लड़ेंगे। आशीष कोल शीला दीक्षित के बेटे हैं, आप शीला दीक्षित को शीला जानते कोल के। होंगे। जी, शीला कोल के बेटे हैं आशीष कोल, उनका नाम चला है। लेकिन अभी 1 घंटे पहले जो है सोनिया गांधी ने बताया कि सोनिया गांधी ने दोनों से बात की है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से, और ये कहा है कि आपको ही चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो थाली में रख के ये कांग्रेस को देने, बीजेपी को देने जैसी सीटें दोनों हो जाएंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने अगर इस तरह की बातें की हैं और ये बातें मीडिया में लीक हो गई हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये कहा जाएगा कि सोनिया गांधी ने दबाव बनाया है, इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। लेकिन अनिल जी इसमें अगर मैं अपने आप को साधारण जर्नलिस्ट के तौर पर बात करूं या आम आदमी के या अमेठी के वोटर के तौर पर बात करूं, हार जीत अपनी जगह है, कोई बात नहीं है। दोनों को चुनाव लड़ना चाहिए, वो इनकी परंपरागत सीटें हैं। हारना जीतना एक अलग बात है, हारे चाहे जीते, अपना क्षेत्र है उसको संभालना चाहिए। आप याद कीजिए कि 1998 में अजीत सिंह सोमपाल शास्त्री से बागपत में हार गए थे। और मुझे खूब याद है कि उन लोगों का कहना यह था कि भाई अजीत सिंह से थोड़ी सी नाराजगी इस तरह की थी कि ये थोड़ा सा अकड़ में रहते हैं, हम सुनते नहीं, इनको थोड़ा झटका देना, मतलब कम वोटों से ये जीते। तो वो झटका ऐसा लगा कि वो तो निपट ही गए उसमें। तो उसमें कई लोगों को फिर ये आत्मग्लानि हुई और कई लोगों ने कहा ये तो बड़ा गलत हो गया, अपराध हो गया हमसे। आपको याद होगा कि 1 साल के बाद ही 99 में चुनाव हुआ था और वो लाखों वोटों से जीते थे। और मुझे याद है कि शायद एक किसान ने सुसाइड भी कर लिया था। तो अगर एक बार उनकी हार की खबर आई थी तो सुसाइड कर लिया था। जी, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी अगर एक बार उस लहर में हार गए हैं, जरूरी नहीं है वो दोबारा भी हारेंगे। और वो चाहे हारें, अगर हम देखें आजादी के बाद से 1-2 बार ये सीट किसी के पास चली हो, नहीं तो ये कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं। तो इस पे कांग्रेस परिवार के व्यक्ति को लड़ना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। और जो सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट खाली की है, अगर आप उसको नहीं संभालेंगे, उस पर नहीं लड़ेंगे, किसी और को लड़ाएंगे, तो फिर वो चीजें बदल जाती है। 5 साल के बाद क्या होगा, कौन आएगा, किसने देखा है। तो मुझे लगता है कि कल तक इस पर सहमति बन जानी चाहिए। जी मलिक साहब, आपने अभी लोकदल का जिक्र किया, अजीत सिंह जी का जिक्र किया। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति पर भी बहुत बारीक से नजर रखते रहे। अजीत सिंह जी के आप मुख्य सलाहकारों में भी शामिल रहे हैं, हर उनके राजनीतिक फैसलों की आपको चर्चा रही थी। पिछले दिनों चुनाव से यकायक पहले जयंत चौधरी जी इंडिया को छोड़कर एनडीए में चले गए। उनका बयान आया था कि चवन्नी नहीं हूं पलट जाऊंगा। आज चूंकि जब चुनाव के 2 फेज हो चुके हैं, जबकि रालोद प्रभावित क्षेत्रों में वोटिंग हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि जयंत जी का यह फैसला इंडिया को छोड़कर एनडीए में जाने का कैसा रहा? क्या इससे भाजपा को कोई लाभ हुआ होगा या नहीं हुआ है? देखिए अनिल जी, अगर आप पहले तो ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी को जयंत चौधरी के साथ में आने से कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। कैसे? दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था, जो जयंत चौधरी से कहीं ना कहीं आपस में धरातल के कार्यकर्ता थे, उनमें नाराजगी थी, तो उनके चक्कर में वो भी उनके साथ नहीं आए। और ये भी माना गया कि जयंत चौधरी के लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया मुजफ्फरनगर में, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपस में कोऑपरेट नहीं किया बागपत पे। तो ये एक हिसाब से नुकसान ही है दोनों को।
दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे आज भी जो जयंत चौधरी ने बयान दिया था, मैं चवन्नी नहीं हूं, और मैं जो पिछले पहले हमारी बातचीत होती रहती थी, जयंत चौधरी कतई किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं थे, जबकि हमारे जैसे लोगों की राय ये थी कि चौधरी साहब भी सत्ताधारी दलों के साथ रहे हैं और अपनी कंडीशन पे अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रहे हैं। मैं जहां तक मुझे मोटा मोटी चौधरी अजीत सिंह का याद आता है, चाहे वो कृषि मंत्री रहे हों, चाहे वो उससे पहले हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हों, और चाहे अंत में वो सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हों, उसने अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए एक ऐसा काम किया जो हम आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। अगर हम पिछले उनके सिविल एविएशन के दौरान की बात करें, तो उन्होंने अपनी पार्टी को दांव पर रख के जाट आरक्षण का फैसला कांग्रेस से करा लिया था। अब वो हम उसको बरकरार नहीं रख पाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज जयंत चौधरी जिन शर्तों पे गए हैं, कोई शर्त है ही नहीं, और जयंत चौधरी बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे थे। हालांकि अगर मैं 22 की बात करूं, मैं 17 की बात करूं और मैं 19 की बात करूं, तो तीनों समय पे चौधरी अजीत सिंह की तरफ से हरी झंडी थी जाने के लिए, लेकिन जयंत चौधरी अड़ गए थे कि हम किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। अब आप फिर इस बार पूछेंगे क्यों अब चले गए? ऐसा क्या हुआ? मैंने तो पहले ही कहा कि अब आप सवाल पूछेंगे अब ऐसा क्या हुआ? जी अब जी। ऐसा इसलिए हुआ कि जयंत चौधरी के जो नवरत्न हैं, जयंत चौधरी के जो हीरे हैं, उन्होंने सलाह दी है। कहीं न कहीं उनके पैर कुर्सी के पाए के नीचे दबे हुए हैं। जब ये हुआ कि संजीव बालियान को ये लगा कि मैं किसी भी कीमत पे इस बार चुनाव नहीं जीत रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा 2022 विधानसभा के चुनाव में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी वो हार गए थे। चौथी वो बाई इलेक्शन हार गए खतौली की। सरधना ऑलरेडी उनसे नाराज चल रहे थे। तो इनको ये लगा कि मैं किसी भी कीमत पे ये सीट नहीं निकाल पाऊंगा, तो घूम फिर के एक रास्ता उनको समझ में आता था कि अगर हमारा जयंत चौधरी के साथ समझौता होता है तो कुछ जाट हमें प्लस हो जाएगा, और जो हमारा नेगेटिव वोट है तो वो प्लस होकर हमारी जान बच सकती है। ये निर्णय संजीव बालियान ने अमित शाह के थ्रू कराया, और अमित शाह ने फॉर्मूला 1 जब लागू नहीं हुआ तो फॉर्मूला 2 के तहत ये समझौता किया है, और ये समझौता बहुत लंबा चलने वाला है नहीं। और ये जो दबाव में इसको लिया गया है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप तमाम चीजें देखिए, वो आपको दिखता है। जब ये हुआ कि हम अब कैसे करें अचानक, अब भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी स्थिति में नहीं थी कि इनकी कोई मांगे मान ले। जो ये मांगे उठा रहे थे, चाहे वो एमएसपी की मांग हो, चाहे वो ब्रजभूषण सिंह को हटाने की बात हो, चाहे वो टेनी की बात हो, चाहे वो महिला अब पहलवानों तो का इन मुद्दों अपमान पर की बात जयंत जी हो। खुद ही पलटी मार के जयंत जी कहने लगे एमएसपी हाँ, संभव ही नहीं है। तो फिर ये हुआ कि इसको कैसे रंग दिया जाए कि भाई हम आपकी बात मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले ही तय कर चुकी थी कि कर्पूरी ठाकुर को हम भारत रत्न देंगे, और सिंगल उनका नाम था। तो बाद में फिर ये सलाह इधर से ही दी गई कि आप भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दे दीजिए, तो उन्होंने कहा हम अकेले को नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन का नाम जोड़ दिया और तीनों के नाम की घोषणा एक साथ हुई। आप जानते फिर हैं नरसिम्हा कि राव भी जोड़ कितना, दिए। नरसिंह राव भी जोड़ दिए, पूरी लिस्ट वो सूची बना दी। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप कद की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर का कद चौधरी चरण सिंह के बराबर है क्या? और चाहे नरसिंह राव देश के कर्पूरी अच्छे नेता ठाकुर है, तो लेकिन जो चरण क्या, सिंह जी को अपने गुरु मानते थे, और राजनीति में मैं कर्पूरी वही, ठाकुर को चरण सिंह जी ने ही बढ़ाया था। और मैं नहीं मानता कि नरसिंह राव का कद भी चौधरी चरण सिंह के बराबर है। दूसरा क्या है, वो स्वामीनाथन का तो अलग ही एक कैटेगरी है, वो तो वैज्ञानिक है, ठीक है। तो आप चौधरी चरण सिंह के साथ इनको भारत रत्न दे के, मुझे लगता है कि चौधरी चरण सिंह का अपमान है, सम्मान नहीं है ये। तो ये इस तरह की एक भूमिका बना के, और जो मोबाइल 12 दिन से जयंत चौधरी का स्विच ऑफ था, किसी दूसरे व्यक्ति ने उस मोबाइल को स्विच ऑन करके एक्स पे लिखा कि दिल जीत लिया। तो ये वहां से शुरुआत हुई इसकी, और इसका किसी कोई और फायदा आदमी नहीं ने, हुआ। किसी और व्यक्ति ने जयंत का मोबाइल यूज किया? बस अब इस पे चैनल पे ज्यादा डिस्कशन करना बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, ये पर्सनल हो जाता है बिल्कुल ही। जब कभी आप पर्सनली बात होगी तो वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे नुकसान जयंत चौधरी को ये हुआ कि आज आप जिस दोराहे पे खड़े हैं और जिस तरह की संभावनाएं हैं, अगर आपके हाथ से, देखिए मैं यहां ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी आज 100% 4 सीटें जीत रही है इस एरिया से, जिनमें मैं गिनता हूं कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ और अलीगढ़। और बहुत कड़ी टक्कर है बागपत पे। आप ये सोचिए, अगर आप आकलन करेंगे एक एक विधानसभा का, चाहे वो एक लोकसभा मोदीनगर का। हो, चलिए, तो हाँ आज एक तो लोग एक इस एक, पहले दो चरण की 16 सीट पर ही मलिक साहब चर्चा करते हैं। सहारनपुर से जी, शुरुआत करते हैं। सहारनपुर में आपको क्या लगता है?
देखिए सहारनपुर में अगर आप देखें, शुरू में जैसे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दो मुसलमान उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जिसमें इमरान कांग्रेस से थे और मायावती के कैंडिडेट थे। मुस्लिम, दोनों में मुस्लिमों में बंटवारा हो जाएगा, कुछ दलितों में बंटवारा हो जाएगा, तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत लेगी। लेकिन एक हफ्ता पहले ही वहां पे मुसलमानों में पंचायतें हुई, आपको भी याद होगा, देवबंद में उनकी मीटिंग हुई थी और उसमें निर्णय लिया गया कि भाई हम एक जगह वोट डालेंगे और एक में भी इमरान खान को और इमरान मसूद को वोट डालेंगे। तो मुझे लगता है कि इमरान मसूद अच्छी फाइट में वहां आ गए हैं। दूसरा जो फायदा किया है, जिससे आप भी मना नहीं करेंगे, कि पिछले 2019 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। ऐसे में हाथी सब जगह उपलब्ध नहीं था, तो जब हाथी नहीं था तो वो जो पिछड़ा दलित था वो भारतीय जनता पार्टी पे आराम से चला गया था। लेकिन इस बार अगर उसकी दूसरी चॉइस है तो कमल का फूल है, 14, 17, 19 और 22 में दिखाई दिया है जी। तो इस बार क्या हुआ कि एक तो उसको ऑप्शन मिल गया और दूसरा उसको ऑप्शन ढूंढना पड़ा। उसका एक कारण था कि जिस प्रकार से ये रूमर फैल गया था कि अगर इनकी 400 आती है तो ये संविधान को खतरा है, तो संविधान को खतरा देके ये लोग समझते हैं कि बाबा साहब खत्म हो जाएंगे, और बाबा साहब ने ही संविधान बनाया था और बाबा साहब की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसको किसी कीमत पे खत्म नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो वोट गया है। अगर दलित समाज का वोट हाथी पे चला गया और मुस्लिम का और बाकी जो भाजपा का विरोधी वोट था वो इमरान को मिल गया, तो एक मजबूत स्थिति में इमरान आ गए और वो कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो साफ सुथरे जीत रहे हैं, लेकिन बहुत कड़ी टक्कर है। जीत भी जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। अब आप कैराना पे आते हैं। दूसरी सीट कैराना है। कैराना में प्रदीप चौधरी इकरा के बारे में जी, अब आप कैराना में अगर आते हैं, कैराना में जो भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है कैंडिडेट को, मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी किसी नए व्यक्ति को टिकट देती तो भारतीय जनता पार्टी के वहां से विनिंग होने के पूरे चांस थे, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही सीधा, विरोध बहुत ज्यादा था। जहां जैंत के गांव में भी लोग कह रहे थे कि प्रदीप तो कभी दिखाई नहीं दिए, किसी भी जाति के, चाहे वो गुजर ही बिरादरी के हो, वो प्रदीप से नाराज थे। इधर के लोग प्रदीप कभी दिखाई नहीं दिए। देखिए उसमें क्या हुआ है कि एक कारण आप तो जानते हैं अनिल जी, के जो ये फैक्टर था वीरेंद्र सिंह वाला, गुर्जर का, वीरेंद्र सिंह कभी नहीं चाहते कि ये दोबारा जीते और यहाँ स्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि वीरेंद्र सिंह खत्म हो जाएंगे। तो वीरेंद्र सिंह चाहते हैं कि इकरा को तो मुस्लिम है, विरोधी दल से लड़ेगी, तो हमारा कभी भी इसके साथ तो टक्कर रहनी है, पहले भी रही है, अभी भी रहेगी इस खानदान से। लेकिन एक नया आदमी ऐसा पैदा हो जाए जिसको आगे हमें काटना मुश्किल हो जाए, तो वो भी उसके विरोध में जितना काम कर सकते हो तो उन्होंने किया। आपको याद होगा कि लक्ष्मी नारायण 3 दिन वहां पे होटल में लेटे रहे थे, हालांकि बाकी जगह जा नहीं पाए वो, क्योंकि अन्ना किसान उनको घेर ले रहे थे, लेकिन वो वीरेंद्र सिंह के घर पे कभी जा रहे थे, बता रहे थे मैं पैचअप करा रहा हूं, तो पैचअप वूचअप कुछ हुआ नहीं। दूसरा ये था कि इकरा नई लड़की आई थी, उसकी कोई एंटी कॉम्बेंसी थी नहीं, और उसका गांव में और उधर एक थोड़ा सा चाव था लोगों में देखने का, एक उत्साह था कि नई लड़की आई है, लंदन पढ़ के आई है, कैसी है देख ले, का लहजा, उसका चलने का लहजा, तो वो जो है अट्रैक्ट कर रही थी वोटर को। जी, वो लोगों ने पसंद किया। दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ वोटर था, या जैन चौधरी के साथ जो वोटर था, वो जैन चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से जात बिरादरी का दूसरा जो वोटर था वो भी मजबूरी में इकरा के साथ चला गया। तो वहां पे इकरा और भारतीय जनता पार्टी का जो किन्हीं भी कारणों से जो नाराज वोट था वो भी उसके साथ चले गया। दूसरा आपने देखा होगा वहां पे जो मायावती का कैंडिडेट लड़ रहा था, सेम समीकरण यहाँ भी हुए कि भाई उसको जो है उसने अपना सैनी वोट काट लिया, बाकी दलित वोट काट लिया, जो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को जाता था। तो ये कुछ ऐसे समीकरण बने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत मोटा नुकसान पहुंचाया, और उससे जो है फाइट में इकरा आ गई, और मुझे इस हिसाब से लगता है कि इकरा चुनाव जीत सकती है। जी, अब मुजफ्फरनगर पे आ जाते हैं, जहां आपने पहले खुद चर्चा शुरू की। जी, मुजफ्फरनगर, अगर मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर पे तो मुझे लगता है कि हम और आप वहीं से बिलोंग करते हैं, और मेरी तो स्टडी इस बार ज्यादा मुजफ्फरनगर पे ही हुई है। और मैं यहाँ ये बताना आपको भूल गया कि मैं 19 को वोटिंग के दिन उधर ही था, और मेरा गांव कैराना में पड़ता है, शामली में। तो मैंने अब हमारे जो गांव के लोग हैं वो तो झूठ बोलेंगे नहीं, तो मेरे पूरे गांव में 2 घर थे जाटों के जो जैन चौधरी के सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहे थे, और बाकी कुछ बनिए और ब्राह्मणों के घर थे।
और जब मैंने वहां पे 4 घरों में मैं बैठा जहां लोग इकट्ठा बैठे हुए थे, हमने कहा क्या कारण है, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा भैया ऐसा है 40% जाट तो वोट डालने निकल नहीं रहा। जो निकल रहा है उसमें से 20%, 10% वोट भाजपा को दे रहा है जयंत के चक्कर में। बाकी जो 40% बच गया, उनका कहना यह था कि भाई यार देना तो हम नहीं चाहते इकरा को, साइकिल पे हमारा मन नहीं है वोट डालने का, लेकिन साला दिल पे पत्थर रख के डालना पड़ रहा है। तो डाला तो है ही उन्होंने, चाहे दिल पे पत्थर रख के डालो चाहे बिना पत्थर रख के डालो, ये बात डाला हो गई। है अब हम, हाँ डाला है। जी। अब मैं अनिल जी मुजफ्फरनगर की अगर बात करें, इसमें जी कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं संजीव बालियान में शुरू से इस बात को लेकर घबराहट थी। संजीव बालियान का भी निजी विरोध बहुत ज्यादा था, उनके व्यवहार को लेके, उनके कार्य को लेके। दूसरी बात ये होती, हम और आप भी जानते हैं कि कोई एमपी हो, मंत्री हो, वो एक एक आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, उसका व्यवहार ही होता था। और कोई ऐसा तो है नहीं कि हरिंदर मलिक ने सबके यहाँ जो है वो मिठाई की तस्तरी भिजवा दी और बड़े खुश हरिंदर मलिक से हैं लोग। हरिंदर मलिक तो विरोध में ही जीतेंगे भाई, इनका विरोध है तो हरिंदर मलिक जीत जाएंगे। संजीव तो बालियान संजीव सबसे बालियान, ज्यादा एक्टिव सांसद रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम हाँ भी कराया है, विकास भी कराया है, लेकिन विरोध था जो हरिंदर को वोट मिला वो संजीव के विरोध का बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। जी। और संजीव बालियान के विरोध होने का मैं एक कारण सबसे बड़ा ये भी मानता हूं, जिसका मैं खुद भुक्तभोगी हूं, कि संजीव बालियान का जो स्टाफ था, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो उनका मुजफ्फरनगर का स्टाफ हो, उसने भी संजीव बालियान की छवि खराब करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। संजीव बालियान को अगर नया व्यक्ति कोई देखता है, नया व्यक्ति मिलता है, तो उसमें संजीव बालियान में गांव के एक व्यक्ति की छाप आती है। गांव की तरह बात करता है, सबके काम के लिए राजी रहता है। जितने ब्यूरोक्रेट हमारे दिल्ली में जाट हैं, अगर कोई फोन कर दे, कोई जाए, बहुत अच्छे से बात करता है, उनका काम करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है जितना कर सकता है। उसके बावजूद वो बहुत अच्छा लोगों में जगह दिलों में नहीं बना पाया। इससे कई सारी जो दूसरी जातियां थी वो उसकी विरोधी हो गई, मुखर होकर विरोधी हो गई। जैसा कि आपने संगीत सोम का देखा तो पूरा ठाकुर समाज नाराज हो गया। उससे मैंने आज पहले दारा सिंह किन्हीं का, प्रजापति का इंटरव्यू भी किया है मलिक साहब, जी जी तो मैं उसी पे उन्होंने आ रहा हूँ। पहले इंडायरेक्ट फिर खुल के स्वीकार किया कि संजीव मैं बालियान पर जाट टैग लगा हुआ था, तो इसलिए जाट से अदर जो अति पिछड़ा जातियां थी वो उनके खिलाफ वोटिंग करने चली गई। मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए किन्हीं कारणों से वो शुरू हुआ था महेश शर्मा को लेकर त्यागियों का विरोध, गौतम जी बुद्ध नगर से, और वो जाते जाते मुजफ्फरनगर तक पहुंच गया। तो वो कहीं ना कहीं संजीव बालियान को त्यागियों का नुकसान हुआ। फिर आपने सैनियों वाला कांड भी देखा होगा, मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और जी रही सही कसर प्रजापति ने पूरी कर दी। तो ये तमाम कारणों के बाद में एक फैक्टर जो हम सब सीटों पर जिक्र कर रहे हैं, वो जो दलितों वाला मैटर था, हाथी का। पिछली बार अजीत सिंह लड़ रहे तो हाथी नहीं था, तो इसलिए वो वोट भाजपा पे चला गया था। तो इस बार हाँ, हाथी उपलब्ध था, तो इस बार हाथी उपलब्ध था और संजीव बालियान से नाराजगी थी। तो वो वोट जो है हाथी पे चला गया, तो उसका बड़ा नुकसान हुआ। हाथी को कितनी वोट मान रहे हैं आप मुजफ्फरनगर में मिली होंगी? वो तो दावा कर रहे हैं कि मैं पहले नंबर पर रहूंगा और संजीव तीसरे पर रहेंगे। आपको क्या लगता है हाथी कितनी वोट तक पहुंचे होंगे? देखिए मुझे लगता है कि तीसरे नंबर पे हाथी को रहना चाहिए। एग्जैक्ट कितनी वोट मिली होंगी ये तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, मेरे पास चार्ट तो था, चार्ट जी तो मैंने एक बनाया था, लेकिन वो तीसरे नंबर पे मुझे दिखाई देते हैं। और दोनों में जो है, चाहे समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में टक्कर है। और मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि संजीव बालियान चुनाव हार रहे हैं और तीसरे नंबर पे मुजफ्फरनगर में मुझे हाथी नजर आता है। ये हाँ, समीकरण मुझे लोगों लग का भी मानना यह है कि अगर 1.5 लाख से ऊपर भी हाथी जाता है तो वो हरिंदर जी मलिक की जीत बनती है, और 1.5 लाख से कम जाता है तो संजीव बालियान की जीत बनती है। और जी 1.5 जी से जी। ऊपर लोग मानते हैं, और उनका दावा तो 4 लाख से प्लस का वोटों का, 5 लाख का है, लेकिन 1.5 लाख अनिल से जी सब डेढ़ ज्यादा लाख मानते हैं। अनिल जी 1.5 लाख जाने का मतलब ये है कि आपको मालूम होगा, मेरे ख्याल से 70-75 तो वहां प्रजापति है। हाँ, और 70-80 बाकी ही रहेंगे। हाँ, और वो एक बाकी लाख तक बाकी बताते जो, हैं, लेकिन 70-80 तो है ही है। मैं कह रहा हूँ वो तो 70-80 एनवलप गए, मान लो उसमें आप। तो बहुत डिवीजन नहीं रहा प्रजापति समाज ने। हाँ जी जी, और आप 65 प्रजापति भी के मान साथ लो। मलिक साहब सैनी में, पाल में, कश्यप में भी अच्छा वोट उनको गया है। गुर्जर मैं इसीलिए समुदाय कह में रहा भी हूँ कुछ वोट हाथी को गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो प्रजापति प्लस ये सारा करके देखेंगे तो 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। और जितना वो वो फिर 1.5 लाख भाजपा से के लिए ऊपर चिंता का जाता कारण जाए, बनेगा मलिक साहब। बस बस बस, इसीलिए इसीलिए अगर समाजवादी पार्टी अकेली लड़ रही होती, हाथी नहीं होता, तो फिर भाजपा को कोई नहीं हरा रहा था। देख मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको, मैं इसीलिए कह रहा ना, चाहे मेरठ, चाहे मुजफ्फरनगर,
चाहे आप बिजनौर पे भी देखिए, ये कहीं ना कहीं जो एक सोशल इंजीनियरिंग है मायावती को रख लिए, इसकी ये काम कर रही है। और ये अंदर बात सही खाने है। इनकी बात हुई है, इनके अंदर खाने बात हुई, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा दावा था कि मायावती आखिर में कोई ऐसी गुगली देंगी। और जिस प्रकार से ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात चल रही थी, हम मान के चल रहे थे कि कांग्रेस इतनी हिम्मत दिखाएगी कि मायावती को पीएम का दावेदार घोषित करके, और उस तरह की चीज वो हिम्मत ना कांग्रेस कर पाई ना मायावती हिम्मत कर पाई। लेकिन इन्होंने, अखिलेश ने और मायावती ने अपना गठबंधन किया, और ये हुआ। मायावती को बहुत जरूरी था अपने वोट को रोकना, कंसोलिडेट करना, क्योंकि मायावती को आगे राजनीति करनी है 2027 की, और उसके बाद अपने जो भतीजे हैं उनको स्टेब्लिश करना है। तो मायावती का आज भी जो 12 से लेके 18% के बीच वोट है, उस वोट को रोके रखना बहुत जरूरी मायावती के लिए था। अगर वो इस चुनाव को भी हल्के में ले लेती तो ये वोट खत्म हो जाता इस बार। तो हाँ, उसको इस बार रोके ये रखने के आशंका लिए थी कि उन्होंने इस बार रणनीति कर ली। मायावती जी का विधानसभा चुनाव के बाद कि मायावती जो 12-13% है वो नहीं रोक पाएगा, वो 5-6% पे आ जाएगा। लेकिन जी। मायावती जी ने जिस तरह से टिकट बांटे हैं सहारनपुर से लेकर नोएडा तक, वो निश्चित रूप से बसपा का वोट बढ़ा रहा है। जीत हार तो अलग विषय है, बसपा का वोट बढ़ा रहा है, और जो वो वोट बढ़ रहा है वो सीधे सीधे भाजपा को डेंट पहुंचा रहा है। ये भाजपा के थिंक टैंक में भी चिंता है। बिजनौर के जी बारे जी। में आपका क्या आकलन है? नहीं, बिजनौर पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता उसकी समाजवादी मायावती का कैंडिडेट है ना वहां से, चौधरी मायावती की, विजेंद्र सिंह। और हाँ, और आपके जो ये गुजर विधायक लड़ रहे हैं राष्ट्रीय हाँ, लोकदल के, चंदन चौहान। चंदन चौहान में अच्छी टक्कर है, अच्छी फाइट है। लेकिन मैं क्लियरिटी बहुत बारीकी से कोई चीज को बता सकूं, मैं उस स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मुझे लगता है अच्छी फाइट है। और मुझे ये लगता है कि 2 सीटें ऐसी हैं, बागपत और बिजनौर, जिन पे ये 2 धन पशु हैं, और इन धन पशुओं ने पैसे का अच्छा प्रयोग करके जो है वोट फीसदी को बढ़ाने का काम किया है। और इन दोनों सीटों पे जो राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट थे, उनको पैसे की तंगी की वजह से काफी वोटों का नुकसान हुआ है। मैं मोटा-मोटी ये आपको कह सकता हूँ। जी। बागपत में क्या लगता है आपको? देखिए, बागपत में आपको मान के चलना पड़ेगा कि जाटों ने वोट दिया है, लेकिन जो सतपाल के प्रभाव के जाट हैं, उन्होंने 60% लोगों ने वोट दिया, 40% लोग निकले नहीं हैं। और सत्यपाल दिखावे के लिए, कहने के लिए प्रचार भी कर रहे थे, क्षेत्र में भी थे। वो वोट डालने, जिस दिन वोटिंग थी 26 तारीख को, वोट डालने भी अपने गांव में आए। उन्होंने गांव में अपने विकास कार्य भी गिनवाए। लेकिन तब हद हो गई जब उस दिन जो है जयंत चौधरी अपनी पत्नी को लेकर मथुरा में वोट डाल रहे थे, और जो बागपत से उम्मीदवार हैं वो मेरठ में वोट डाल रहे थे। तो इससे पता चल रहा था कि ये लोग कितनी संजीदगी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ सबसे हैरानी की बात आपको ये देखने को मिलेगी अनिल जी, कि जो जी। विधानसभा छपरोली है, जिसको चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी का गढ़ माना जाता है, सारी विधानसभाओं में सबसे कम वोट छपरोली में पड़े हैं। कई गांव में जो है चुनाव का बहिष्कार किया गया है। जयंत छपरोली में? चौधरी ने, जी, छपरोली में? जैन चौ छपरोली विधानसभा में कई गांव में विरोध हुआ है, चुनाव का मतलब बहिष्कार हुआ है। और आपको आंकड़े निकाल के अगर आप देखेंगे, नहीं तो मैं भेज दूंगा, सारी विधानसभाओं में सबसे कम वोट छपरोली में पड़े हैं। छपरोली के जो विधायक हैं छपरोली के जो विधायक हैं अजय सिंह, उनका भी अजय दावा कुमार। ये था कि मैं सबसे सीनियर हूं, मेरे से राय मशवरा नहीं किया गया, मेरा क्लेम बनता था कि मुझे टिकट मिले। दबी जबान में लोग ये भी कह रहे थे, और उन्होंने कई जगह इस तरह की चीजें बोली हैं, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर नहीं आई है। जयंत चौधरी रथ में वहां घूमे हैं। जयंत चौधरी ने हेलीकॉप्टर में आके अगले लास्ट के दिन जो है योगी जी के साथ एक रैली कर दी है। उनको लगता है कि वो राजा आए हैं, बादशाह, और जो है प्रजा को संदेश दे के चले गए हैं। वो जमाना चला गया। अजीत सिंह जी पिछले हमें 10 कहते थे। साल में बागपत का जो तेवर रहा है मलिक साहब, उसने 2 जी। बार लोकदल को हराया है। वहां जाट में सत्यपाल सिंह, योगेश धामा, केपी मलिक जैसे नए जाट छत्र पैदा हुए, जो इनके लोकदल के विरोध में वहां अपने आप को स्थापित करा। लोगों का मानना है कि यदि इस बार भाजपा वहां यहाँ के बैसा के साथ यदि रालोद वापस आ जाता है, तो निश्चित रूप से उनकी 10 साल की मेहनत खराब खत्म हो जाएगी जो रालोद को उखाड़ने की थी। इसका भी कुछ कुछ सेंटिमेंट्स का लाभ शायद विपक्ष को मिला होगा। हालांकि राजकुमार सांगवान की इमेज एक शरीफ और सज्जन व्यक्ति की है, और वहां ईमानदार नेता रहे हैं, लेकिन शायद ये डिसफैक्टर रहा होगा उनके प्रति जरूर कि ऐसी वोट
जो लोग भाजपा के बड़े नेता पैदा हुए हैं, वहां स्थापित हुए हैं। योगेश धामा तो बड़े नेता रहे, कई बार जिला पंचायत जीते अपने बलबूते पर, और 2 बार से विधायक जीते। केपी मलिक 2 बार से जीते। सतपाल सिंह वहां स्थापित है। सतपाल सिंह ने मंच पर अपनी उपलब्धियां गिनाई थी कि 10 साल पहले बागपत में क्या था जैन जी की मौजूदगी में, यानी कि 3 पीढ़ी से जैन जी का परिवार वहां राजनीति कर रहा था, और वो अप्रत्यक्ष रूप से उनसे कह रहे थे कि आपने बर्बाद किया, हमने 10 साल में विकास किया। वो सब पब्लिक ने देखा। और अमरपाल का आपने उल्लेख किया कि अमरपाल ने मजबूती से चुनाव लड़ा, पैसे से भी अच्छा लड़ा। तो क्या इन सबका फैक्टर वहां रालोद के लिए चिंता बढ़ा सकता है? देखिए अनिल जी, अगर आप देखें, मेरी तो केपी मलिक से तो खूब बात होती रहती, क्योंकि वो मेरे गांव के पास का ही है। अपना बड़ा भाई मुझे मानता है, सलाह मशवरा भी करता है। उसकी भी इच्छा थी कि वो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से उम्मीदवार बने, अगर कोई उसको दे। दूसरा, जो आप ये खेकड़ा का विधायक है जिसका भी आपने नाम लिया, गुलामो नहीं नहीं, वो बागपत लड़का का योगेश धामा। योगेश धामा। योगेश धामा भी बहुत शिद्दत से लंबे समय तक राष्ट्रीय लोकदल में जुड़ा रहा, राष्ट्रीय लोकदल में काम करता रहा। लेकिन अजीत सिंह ने भी उसको सीरियस नहीं लिया, और जयंत चौधरी ने तो कभी उसको सीरियस लिया ही नहीं है। उसकी भी इच्छा थी कि बागपत से उसको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाए, तो वो बहुत अच्छे से चुनाव को जीत सकता था। लेकिन जयंत चौधरी का जो नजरिया है, जयंत चौधरी की जो सोच है, वो दूसरी है। उसने दोनों को ही घास नहीं डाला। तीसरी चीज ये थी कि ये जो आपने कहा कि ये 3 लोग ऐसे स्टेब्लिश हो गए हैं वहां पे, अब राजनीति में इन्होंने एक ऐसी जगह बना ली है, क्योंकि लंबे समय से वहां राजनीति कर रहे हैं, इनको हटाना या इनको काटना बहुत मुश्किल है। सत्यपाल सिंह के लिए लोगों का कहना यह था, क्योंकि मैं वहां पे, मेरी कई सारी रिश्तेदारियां हैं, मेरे मामा खुद वहीं बड़ौद के पास जो बजीतपुर लोड्डा गांव पड़ता वहां पे हैं, तो मैंने बड़ी बारीकी से वहां जाटों में कई सारा समय लगाया। तो वहां जाटों का कहना यह था कि भाई देखो, 10 साल पहले हम जिस गड्ढे में थे, अब उसी गड्ढे में आके फिर गिर गए। ये 10 साल में जो विकास कार्य यहाँ किए हैं, हमें छोटी लाइन वाला कह के लोग चिढ़ाते थे, बढ़िया ट्रेन हो गई, बिजली की ट्रेन हो गई, सड़क बहुत अच्छी बन गई, दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी हो गई, जिसको बावलों का गांव कहते थे, बावली, उसमें सेंट्रल स्कूल खुल गया। ठीक है जी, हमारी कनेक्टिविटी हरियाणा के साथ बहुत अच्छी हो गई। तो ये जो तमाम कार्य यहाँ हो रहे थे, और बाकी कार्य जो और होने थे, हम ये मान के चल रहे हैं कि उस पर ब्रेक लग गए। चाहे राष्ट्रीय लोकदल जीते चाहे हारे, काम बंद हो गए, ये गारंटी इस बात की है। इस सोच के भी लोग थे जो वोट डालने नहीं गए। तो दूसरी बात ये है, जिसका नुकसान दूसरी बात होगा। हाँ, दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं आपको। देखिए, तो हमने जिक्र जिस तरह से किया, जो मैंने पहले भी आपको कहा, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, जो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जीत रही है, और गलती से समाजवादी पार्टी अगर बागपत को जीत गई, अमरपाल शर्मा बागपत पे जीत गए, तो क्या इतिहास होगा। क्या जरूरत है अखिलेश यादव को जयंत चौधरी से बात करने की, उसको लेने की, जब वो उसके बिना ही पूरा किला जीत ले रहा है। अब आप मुझे बताया है, जिन सीटों को बताया है, देखिए पिछली बार जब 2022 का चुनाव था, केवल मुजफ्फरनगर और कैराना ने ही लोकदल की इज्जत बचाई थी। वहां बागपत में केवल छपरौली जीते थे, 2 हार गए थे। मुजफ्फरनगर की ज्यादा जीते थे और कैराना की जीते थे। बाकी किसी जिले में बहुत बड़ा परिणाम नहीं दिखा पाया था रालोद। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि जो राष्ट्रीय लोकदल ने 10 साल में मेहनत करके मुस्लिम वोटर को जोड़ा था, अपनी एक छवि इसने बनाई थी, सारी चीजें ठीक की थी, वो सब धराशायी हो गई। अब 5 तारीख के बाद जयंत चौधरी को भाजपा से लात पड़ जाएगी, अखिलेश यादव के साथ आपका गठबंधन होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप पान बेचेंगे दिल्ली में। तो ये जो चीजें हुई है, आप मुझे बताइए कि जो मैं फिर कहता हूं कि जो इन पर प्रेशर किया गया, जो इनको डरा के लिया गया, अगर ये किसी हम जैसे, आप जैसे व्यक्ति से सलाह मशवरा करते, तो हमको इनको रास्ते बताते। हमारे पास तो रास्ते बहुत हैं। तो आप ये बताइए, अगर ये सत्यपाल मलिक को आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाए, तो ये क्या जयंत चौधरी की पत्नी को गिरफ्तार कर लेते? क्या ये जयंत चौधरी को गिरफ्तार कर लेते? हमने कहा अगर आपको गिरफ्तार कर भी लेते तो फ्री फंड में 7 सीटें मिल जाती आपको। आप होते तो सही। एक संभावना है कि इनको डराने की कोशिश हुई थी। मैं वही तो कह रहा हूं ना, वो मैं चैनल पर नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो इसीलिए तो ये गठबंधन हुआ है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, आपने पाया क्या गठबंधन करके? भारत रत्न। और ये तो आपने और बहुत बड़ी गाली चौधरी चरण सिंह को दे दी। आप कह रहे हैं, कहा कि मोदी जी में मुझे चौधरी चरण सिंह दिखाई देते हैं, तो ये उनके समर्थकों को बहुत नागवार लगा।
चौधरी चरण सिंह सर मैं जी ये को कह रहा हूँ, किसान भगवान की तरह मानता था और उत्तर भारत का मानता था। बिहार के किसान जो है अपने घर में उनकी फोटो लगा के पूजा करते थे। मोदी जी में उनकी छवि देखना, ये तो निश्चित रूप से उनके समर्थकों को अच्छा मैं नहीं अनिल लगा। जी बहुत मैं जी अनिल जी उनके समर्थकों की ही बात बताऊं। उनके समर्थकों ने बागपत में हमें ये कहा कि चौधरी चरण सिंह के लिए इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है कि उनका पोता ये कहे कि मुझे मोदी जी में छवि दिखाई देती है चौधरी चरण सिंह की, और दूसरे एक भाषण में कहे कि उनका गुजरात के साथ बहुत पुराना संबंध है, वो गुजरात जाते रहे हैं और वो चेले हुआ करते थे पटेल साहब के, सरदार पटेल के। हमने तो तत्काल फोन लगाया सोमपाल शास्त्री को, हमने जी दूसरे लोगों को फोन लगाया, केसी त्यागी जो पुराने लोग थे। मैंने कहा यार आपसे हमारी बड़ी नाराजगी है, इतने दिनों में आपने कभी हमें बताया नहीं कि कि चौधरी पटेल साहब चरण से सिंह इतनी जो है। आत्मीयता थी। हाँ, मैंने कहा चौधरी चरण सिंह जो है उनके शिष्य हुआ करते थे सरदार पटेल के, ये आपने कहीं हमें कभी बताया नहीं। आपने ये बात कभी बताई नहीं कि बड़ा उनका आत्मीय संबंध रहा है पटेल से, और वो गुजरात आते जाते रहे चौधरी चरण सिंह। हमने उनकी किताबें पढ़ी, हमने उनके बारे में जाना, अजीत सिंह से भी बातें हुई, और हमारे छोटी सी मैं ये तो नहीं कहूंगा लेकिन हमारी तो गायत्री के दर्शन भी हमने किए। हम अजीत सिंह की जो बहनें, ज्ञान बहन जी दूसरी, उनके साथ मेरी कई मुलाकातें हुई, लंबी बातें हुई, कभी नहीं आई ये चीज निकल के। आज भी कई सारे जिंदा हैं लोग जो चौधरी चरण सिंह के समय में उनके साथ थे। समरपाल जी को 51 साल वहां हो गए काम करते हुए राष्ट्रीय लोकदल में, उन्होंने कभी नहीं बताया। तो ये वो हंस पड़े भाई, वो सोमपाल शास्त्री हंस पड़े, बोले भैया ऐसा है, ये जुमलेबाजों में चला गया, जुमलेबाज ये भी हो गया, कुछ भी जुमला छोड़ सकता है। वो मोदी आप मोदी सुनने के जी लिए भी तैयार नहीं। कहने लगे मैं बंगाल में पैदा हुआ था या पैदा होऊंगा अगले हाँ जन्म में। वो हाँ जहां जाते जी हैं वहीं जी। का बताते हैं कि मेरे यहाँ से आत्मीय संबंध है। तो वो शायद जयंत असर जी पर इधर वो भी आ असर आ गया, गया होगा संगत का। तो वो असर आ गया। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ अनिल जी कि ये जो दुर्भाग्य है, इससे क्या हो गया कि देखिए एक चीज और आपको माननी पड़ेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो एक जाट लैंड के तौर पे माना जाता था, एक गन्ना बेल्ट के तौर पे माना जाता था, और दिल्ली के पत्रकारों में दिमाग में एक ये बैठा हुआ था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जाटों की बेल्ट है। वो जो एक रुतबा बना हुआ था, वो जो एक मामला बना हुआ था, वो समाप्त हो गया है। यहाँ पे राजपूतों ने अपनी प्रेजेंट बता दी है कि भाई मजबूती से हमारी दिखाई प्रेजेंस है। है यहाँ, और हम यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाली जाट हो, जाट खत्म हो गया है। आज जाट का नाम लेने के लिए कोई नेता आपके पास बचा नहीं है। उधर संजीव बालियान हार रहे हैं, यहाँ जयंत खत्म हो गए हैं। अब जाट का झंडा लेकर कौन चलेगा? सत्यपाल सिंह तो वहां चले जाएंगे, वो तो मुंबई चले जाएंगे, या वो हमने उनको बधाई दे दी है कि आपने जो कुर्बानी दी है उसके बदले हो सकता है आपको एलजी वेलजी कहीं बना देंगे, तो आप वहां कहीं मौज एलजी करिए बना पांच देंगे, साल राज्यपाल बना तो देंगे। तो 5 साल जो है, 5 साल यहाँ का जो जाट है अपना घूमता रहे। वो दिल्ली में कोई जाट हुक्का लैंड का पीने के जो लिए कोई नारा जगह नहीं है। आप बता रहे हो मलिक साहब, इसी को समाप्त हो लेकर गया वो। मुजफ्फरनगर में विरोध हुआ है। शाहपुर में अमित शाह जी आए हम्म, थे तो उन्होंने जाट लैंड कई बार कहा, तो उसको लेकर जो भाजपा का आधार मतदाता था उसमें रिवेंज हुआ, उसने उस पर प्रतिक्रिया तीखी की। ये चाहे राजपूत समाज के लोग भी रहे हों, इन्होंने भी कहा कि यहाँ ताकत हमारी भी कम नहीं है। दलित भी इस जी क्षेत्र में बहुत बड़ा है, जाटों से बड़ी संख्या है, मुस्लिमों की संख्या है, लेकिन ये जाट लैंड कहने का इस बार भाजपा को नुकसान हुआ है। भाजपा के आधार मतदाताओं में इसको लेकर रुष्टता रही है। अगली सीट पर चर्चा कर लेते हैं मलिक साहब, मेरठ के बारे में जी। आपका क्या कहना है? देखिए मेरठ में ये जो अखिलेश ने अंत में टिकट बदला है, मुझे लगता है बहुत समझदारी उन्होंने दिखाते हुए किया। वो महिला जो है वर्मा, सुनीता सुनीता वर्मा वर्मा। जो है, वो अभी वहां मेयर भी हैं, और उनके जी हस्बैंड पहले विधायक भी रहे हैं, और उनका अच्छा खासा नेटवर्क दलितों में और मेरठ में अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कमजोर कैंडिडेट दिया, और उस कमजोर कैंडिडेट का फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरी जो रही सही कसर थी वो यहाँ भी मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने की, और उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इस औरत को दलित होने का भी फायदा मिला, और इसको समाजवादी पार्टी का मुस्लिम समाज भी इकट्ठा मिला, और भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी वोट था वो फ्री में मिला। वो भी तो मिला है। मुजफ्फरनगर, जी, तो मुजफ्फरनगर ये जो मेरठ की जो सीट थी, ये तो बहुत आसानी से समाजवादी पार्टी ने जीत ली। और ये इतिहास में ऐसी चीज हो गई है कि समाजवादी पार्टी ऐसी ऐसी जगहों पे जीतेगी कि जो कभी सोच नहीं सकता है। तो ये मेरठ की सीट फ्री में इनको मिल पांच गई है, थी यहाँ पे भी पिछली बार, 2 बार के 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की 5-5 सीट थी। 19 जी। में तो वो भी घट गई थी बाद में उपचुनाव में। और क्या आप वो 5 से और आप बढ़ेंगे? ये और नहीं, बिल्कुल बढ़ेंगे। कौन?
जैसे 2014-19 में समाजवादी पार्टी दोनों बार 5-5 सीट जीती थी। 19 में तो नहीं बसपा के साथ पांच तो गठबंधन के बाद। नहीं इस बार क्या पांच स्थिति तो रहेगी? पांच तो वो पूरे यूपी में थी। इस बार मुझे जी लगता है, अगर देखिए ये जो कल की घटना है इसको आप नजरअंदाज मत करिए। अगर ये कल की घटना हुई है, वोट फीसदी बढ़ाने वाली, इस तरह की और भी घटनाएं होंगी, फिर तो जी समाजवादी पार्टी की दो भी आ सकती हैं। आप मुजफ्फरनगर भी जीत सकते हो, बागपत भी जीत सकते हो, मेरठ भी भाजपा जीत सकती है, वो कहानी है। अगर आप रियलिटी की बात करेंगे तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस बार समाजवादी पार्टी 10 क्रॉस करेगी, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। और वो भारत का समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा करिश्मा उत्तर प्रदेश में कर दिया है, इसलिए उसकी सीटें इतनी आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी हारेगी, इसलिए समाजवादी पार्टी जीतेगी। और आप अगर मुजफ्फरनगर बसपा का के आंकलन, वोटर बसपा पर चले गए हैं, जो पहली बार भाजपा पर जा रहे जी थे वो जी वापस आ गए, ये भी नुकसान है भाजपा को। जी जी जी, तो अगर आप आंकलन करते हैं कि मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक नहीं जीत रहा है, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान हार रहा है, इसलिए अंदर मलिक जीत रहा है। यहाँ पे मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए सपा जीत रही है। तो इसी समीकरण के तहत समाजवादी पार्टी अच्छा गेन करती हुई मुझे दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। और इसी झटके में, इसी लहर में मुझे लगता है कि मायावती की भी 5-7 सीटें आ जाएंगी। मोटा मोटी अगर आप करेंगे तो ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को तमाम सीटों पर होता दिख रहा है। और बाकी निर्णय कल जो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो ब्रजभूषण की सीट का हो, चाहे वो रायबरेली और अमेठी का हो, उससे भी समीकरण बदलेंगे उत्तर प्रदेश में। मैं मोटे तौर पे गाजियाबाद के ये देख बारे रहा में हूँ। क्या कहना है? गाजियाबाद के बारे में आपका क्या कहना गाजियाबाद गाजियाबाद जो सीट है, सबसे मजबूत सीट भारतीय जनता पार्टी की है। आपको याद होगा कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 4 लाख प्लस से यहाँ जीती थी। है? 5 लाख प्लस लेकिन से जी। हाँ देखिए, जिस बार जिस तरह से वीके सिंह का टिकट कटना और वहां से एक विरोध ठाकुरों का शुरू हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं ठाकुर और त्यागियों ने भी विरोध भारतीय जनता पार्टी का किया है। दूसरा, वहां पे कांग्रेस की जो डॉली शर्मा पिछले डोली 3 शर्मा चुनाव लड़ रही है, उसका वहां पे अच्छा खासा दखल है। वो पहले भी तीसरे नंबर पे रही थी, और बताते हैं कि लगभग 4 लाख वहां पे ब्राह्मण है। अब वो कितने ब्राह्मण ले पाती है, तो अच्छी फाइट वो दे रही। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद पे जीत जाएगी। दूसरी नोएडा के सीट बारे में क्या आकलन आपका है? जो बराबर, हाँ, जो बराबर वाली सीट गौतम बुद्ध नगर सीट है, उस पर टक्कर अच्छी खासी महेश शर्मा को मिल रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि महेश शर्मा की 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी है। महेश शर्मा की जो त्यागियों ने जिस प्रकार से शुरू में ही आंदोलन कर दिया था, उससे बहुत नाराजगी त्यागी समाज में है। फिर ठाकुरों की नाराजगी है। फिर बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे भी जो है इनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा एक मामला मैं ये मान के चलता हूँ गौतम बुद्ध नगर सीट पे, कि ज्यादातर लोग यहाँ नौकरी पैसा वाले लोग रहते हैं और अधिकतर दिल्ली नौकरी करते हैं। और ये चुनाव इन्होंने फ्राइडे के दिन रखा था। फ्राइडे के दिन इन्होंने जुमे के दिन दूसरा कुछ सोच कर रखा था, लेकिन वो उल्टा हो गया। तो ये लोग, यहाँ के जो लोग थे, वो पिकनिक मनाने मसूरी, देहरादून, नैनीताल निकल गए। क्योंकि सैटरडे संडे की ऑलरेडी गवर्नमेंट में छुट्टी रहती है। कई सारे बड़े ऑफिसों में भी सैटरडे, अगर सैटरडे की जहाँ छुट्टी नहीं भी है तो आपने सैटरडे की एक छुट्टी ले ली, नहीं, तो आपकी 5 डे 3 वीक ही, छुट्टियां हो हाँ, गई। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 5 डे वीक ही रहता है ज्यादातर। हाँ, तो इसलिए क्या है कि उससे भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। तो ये इस पे भी बहुत कड़ी टक्कर है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, क्योंकि ये दो तो परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन बहुत आसान जीत भारतीय जनता पार्टी की मुझे गौतम बुद्ध नगर पे भी अनिल जी दिखाई नहीं दे रही है। बुलंदशहर के बारे में क्या आकलन है आपका? बुलंदशहर के बारे में मेरे को बहुत ज्यादा डीपली नहीं पता। इसके बारे में अगर आप अलीगढ़ के बारे में बात करेंगे तो वहां अलीगढ़ मुझे, के बारे में बता हाँ, दीजिए। हाँ, अलीगढ़ के बारे में मुझे खबर है। वहां पे मेरी कई लोगों से बात भी हुई है कि अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, क्योंकि वहां पे भी जो उनके जो कैंडिडेट हैं वो विजेंद्र गौतम सिंह। साहब, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, सतीश उनकी गौतम। उनकी जी जी, उनकी खासी नाराजगी है। और उनसे लोग जो है, उनका भी एंटी कॉम्बेंसी और उस तरह का जिस तरह का व्यवहार है, वो लोगों में थोड़ा सा नाराजगी का कारण बनता है, और जी वो जी उनको नुकसान कर रहा है। जी, जी। मैंने लिखा भी था, 1 मिनट उसका मैं आपको हाँ, देखिए निकाल देता देखिए। हूँ अलीगढ़ पे। जी, सतीश गौतम जी का थोड़ा सा वहां पे ये है कि वो 14 में 19 में जीते हैं, 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी है। जी अभी वो वहां पे जो है, वहां से जो है अभी विजेंद्र सिंह लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जाट समाजवादी नेता पार्टी से। हैं। जी जी जाट उनके साथ हैं। दूसरा, मुसलमान एक मुश्त उनके साथ गया है। फिर वो समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी का नाराज वोट है, वो उनके साथ गया। और यहाँ पे भी जो है बसपा का
समीकरण बना है, क्योंकि बसपा ने एक ब्राह्मण को दे दिया उपाध्याय को, बंटी तो वो जो उपाध्याय। भाजपा, जी तो भाजपा पे जो वोट जाना चाहिए था पिछड़ों का, वो हाथी पे चला गया। तो इस समीकरण के अनुसार ये सीट भी मुझे क्लियर कट समाजवादी के पास आती हुई लग रही है। इसलिए मैं पहले ही आपको बताया था कि अलीगढ़ सीट जो है वो समाजवादी पार्टी आराम से जीत लेगी, इसी समीकरण के तहत मैंने आपको बताया था जी। क्योंकि आपको ये याद मुरादाबाद रखना रामपुर चाहिए। के बारे में भी एक संक्षेप में बता दीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो गया है। जी मुरादाबाद और जी जी रामपुर के बारे में भी आपकी राय क्या है? देखिए, मुरादाबाद में अगर आप देखेंगे, रुचि वीरा जो बिजनौर की रहने वाली है, आपको पता है, और वो मुरादाबाद में आई हैं, तो मुरादाबाद में उनका उतना रुतबा रहेगा मुझे लगता नहीं है। दूसरा, वहां एसटी हसन का टिकट काटने के लिए थोड़ा लोगों में नाराजगी है, लेकिन वहां पे मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के, उनकी शायद डेथ हो गई है, हाँ, सर्वेश सर्वेश सिंह जी की की। डेथ हो गई, बीमार थे। हाँ हाँ, तो उनकी बीमारी के हिसाब से देखते हुए जो है, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि वहां जीत जाएगी। लेकिन वहां पे मैं ये दूसरे समीकरण लेके चलता हूं कि एसटी हसन की किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती भी है तो वहां फिर इलेक्शन दोबारा होगा, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर जो है एसटी हसन वहां दोबारा चुनाव जीत लेंगे, तो वो फिर समाजवादी के पास सीट चली जाएगी। तो ये ये देखते समीकरण हैं, मुझे, ये तो 4 तारीख हाँ को ये पता सब, लगेगा किसकी किस्मत रुचि की जी। है, किस्मत अच्छी है, अब या अब साहब की किस्मत अच्छी है। मैं अंत में आपको रामपुर की बात बताता हूं कि रामपुर जो सीट है, जी रामपुर आपको मालूम है कि परंपरागत सीट समाजवादी पार्टी के आजम खान के प्रभाव की सीट है। लेकिन हाँ वहां पे जिस प्रकार से अंतिम में आपने देखा कि इसका टिकट बदल दो, उसका टिकट बदल दो, और लास्ट में जो है अखिलेश यादव ने एक दिल्ली के इमाम को ले मौलाना जाके साहब वहां को। से चुनाव लड़ा, मौलाना साहब को वहां चुनाव लड़ा दिया, तो उससे कहीं ना कहीं आजम साहब थोड़े नाराज हैं। तो अगर आजम की उनके ऊपर थोड़ी इनायत हो गई तो वो सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है एनी हाउस को निकाल लेगी, क्योंकि तमाम समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते हुए नहीं लग रहे हैं। या तो फिर अब कोई आजम पंचायत साहब के बारे में मुसलमानों में चर्चा है, थी कि आजम साहब के समर्थक जो है बसपा वाले को लड़वा रहे थे। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि वो वहां पे उनका जो चेला है, वो जीशान खान भी उनका चेला पुराना रहा है, और है जी जी, उसको उसको भी थोड़ा ये है, तो क्लियर कट वहां पे मैसेज आजम खान ने क्या दिया है। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि वहां पे जयप्रदा भी एक बार चुनाव लड़ी थी, और जी जयप्रदा बहुत अच्छा चुनाव लड़ी थी बीजेपी से, 4.5 लाख वोट उसको मिले थे, और जी 5,60,000 वोट आजम खान को मिले थे। तो वहां जी पे वैसे ही मुस्लिम जो है 50% से ऊपर है। तो हाँ। अगर आजम खान का इशारा हो गया तो समाजवादी पार्टी ले सकती है। अगर मुसलमान बढ़ गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है। मोटा मोटी आकलन मेरा अनिल जी है। पीलीभीत के बारे में क्या राय है? पीलीभीत पे मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, क्योंकि वरुण गांधी का अपना वहां पे दखल है। उनकी मदर भी वहां से 3 बार सांसद रही हैं, 2 बार वरुण गांधी रही हैं, और परंपरागत सीट इनकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काट के, जिनको टिकट दिया है वो हवाई यात्रा वाले हैं, वो वहां हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। और मुझे किसी ने यह भी बताया, कुछ पत्रकारों ने, कि जब जब वो किसी से हाथ मिलाते तो तुरंत सैनिटाइजर हाथ पे लगा लेते थे। तो इससे भी लोग खपा हैं, और जतिन धरातल पे प्रसाद। उनका कुछ है नहीं। जतिन प्रसाद का ना व्यवहार वहां बहुत अच्छा है, ना कुछ है। तो मुझे जो है वो सीट भी समाजवादी पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंटरनली जो सहयोग था वरुण गांधी का, वो अखिलेश के साथ था। अखिलेश की बात भी 2-3 बार वरुण गांधी से हुई। अगर आप देखेंगे जो रैली वहां पे अखिलेश यादव ने की थी, उसमें कोई भी आरोप उसने पुराने सांसद या भारतीय जनता पार्टी के सांसद या वरुण गांधी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। और दूसरी गलती भारतीय जनता पार्टी ने यह की कि प्रधानमंत्री की रैली जब पीलीभीत में हुई तो उन्होंने वरुण गांधी को मंच पे नहीं बुलाया। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ये सोचते हैं कि उनके चेहरे पे ये सारे चुनाव जीते जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका नुकसान पीलीभीत पे भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। पहले चरण में 16 सीट का 2 चरण में मतदान हो गया है। दोनों चरण में गठबंधन के पास शायद 6 सीट थी कुल मिला के, 10 भाजपा के पास थी। इस बार क्या लग रहा है, 16 में क्या स्कोर रहेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 4 से 5 सीटें जीत सकती है। उसके बाद जो सीटें बचती हैं उसमें सर्वाधिक सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। बाकी जो 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के पास है, एक इनमें अमरोहा से बच मुझे रही है। लगता है, हाँ, अमरोहा बच रही है। अम, अमरोहा की जो सीट है, अमरोहा सीट मुझे कांग्रेस, अमरोहा और मेरठ, ये आपकी सहारनपुर सीटें जो है, ये कांग्रेस यहाँ पे बहुत अच्छा लड़ रही है। तो मुझे लग रहा है दोनों नहीं तो एक सीट कांग्रेस को भी यहाँ इस बार मिलेगी, कांग्रेस का खाता खुलेगा। क्योंकि जी अंत में देखिए वहां पे
अमरोहा में दानिश अली से लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, स्थानीय लोग, मुस्लिम भी उनसे खुश नहीं थे। लेकिन अंत में फैसला ये हुआ कि अगर दानिश को नहीं देंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी जो कुंवर सिंह हैं वो दिल्ली से गए हैं, दिल्ली के गुर्जर समाज से आते हैं, वो भी हवाई उससे गए हैं अम्ब्रेला से, तो उनको भी बहुत ज्यादा लाइक वहां लोग नहीं करते। एक बार वो सांसद रह चुके हैं, तो उनको फिर ये लगा कि भाई मुसलमानों ने और दलितों ने फैसला ये लिया कि दानिश अली को ही वोट दिया जाए। तो लास्ट के 2 दिन में वो चुनाव बना और स्थिति ये हो गई कि शायद वहां से दानिश चुनाव जीत जाएंगे। इस तरह की रिपोर्ट मेरे पास है अनिल जी। तो 16 में से आपका मानना है गाजियाबाद, नोएडा, ये ऐसी सीट है जो भाजपा आराम से जीत रही है। सहारनपुर, अमरोहा में से एक सीट कांग्रेस जीत सकती है। मुजफ्फरनगर, कैराना, अलीगढ़, मेरठ समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है, पीलीभीत में मजबूत स्थिति में है, रामपुर, मुरादाबाद में कुछ भी हो सकता है, दोनों की तरफ जा सकता है। बिजनौर और बागपत में से आरएलडी जीत भी सकती है, फंस भी सकती है, चुनाव में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मलिक साहब, आपका बड़ा लंबा समय लिया, वीडियो बहुत लंबा हुआ, आपने विस्तार से चर्चा की। इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। ये थे केपी मलिक, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और भास्कर समाचार पत्र के राजनीतिक संपादक हैं। आपको इनकी समीक्षा कैसी लगी? हर सीट पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपने अभी तक रॉयल बटन को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अब देखें अगले किसी वीडियो में किसी और मुद्दे पर ऐसी कोई राजनीतिक चर्चा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।